तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का कहानी शुरू करें। आज हमारा ये फाउंडेशन का पहला क्लास है। तो पहला ही मन में आएगा, भैया आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो देखो, मैं सबसे पहले बेसिक्स लेके डिस्कस करना चाहता हूं। पहला मेरा 3 या जो 4 क्लास रहेगा ना, इसमें अपने लोग फुल फ्लेजेड अकाउंट्स का बेसिक डिस्कस करेंगे। मुझे पता है आपका अकाउंट्स बहुत अच्छा रहा है बचपन में, बट फिर भी हम लोग पूरा बेसिक्स डिस्कस करेंगे। छोटा से छोटा चीज एकदम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या होगा, बेसिक अगर ब्रशअप कर लेंगे तो उसके बाद अगर कोई भी चैप्टर अपने लोग छुएंगे ना, तो अपने को आगे जाके कभी दिक्कत नहीं होगा। मेरा बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। तो अपने लोग बेसिक स्टार्ट करेंगे, इसके अंदर सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे कि मैं छोटा छोटा चीज पूछता हूं, मैं हमेशा बच्चों से, देखिए आप लोग सबको जरा बताओ कि आप लोग पढ़ के आए हो ना, क्लास 11-12 अकाउंट्स किया है थोड़ा बहुत। हाँ भैया किया है। अच्छा एक चीज बता मेरे को, जैसे बचपन में तुम लोग अकाउंट ऐसे टी शेप में बनाता था ना। कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जल्दी से बताना। जैसे ये साइड डेबिट लिखता था, ये साइड क्रेडिट लिखता था, करेक्ट लिखता था कि नहीं लिखता है? अरे बोलो हाँ कि ना, ऐसे मुंडी मुंडी हिला लो, थोड़ा सा समझ में आ जाए। हाँ, तो भैया मेरा क्वेश्चन है, ये साइड डेबिट क्यों और ये साइड ही क्रेडिट क्यों? उल्टा क्यों नहीं हो सकता? ये साइड डेबिट और ये साइड क्रेडिट क्यों नहीं बोल सकते? चलो ये ठीक है, छोड़ो। तो अकाउंट तो तुम लोग को बहुत अच्छे से आता है। तुम लोग बचपन में अकाउंट्स पढ़ता था, उसमें गोल्डन रूल्स पढ़ता था, पढ़ा है कभी गोल्डन रूल्स? वो पर्सनल का लिखता था तुम लोग, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट वन कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद आ रहा है? मेरा क्वेश्चन है क्यों वो रूल वैसा ही क्यों है, कुछ और क्यों नहीं? अच्छा छोड़ो, तुम लोग मॉडर्न अप्रोच में पढ़ता था ऐसे कि एसेट जो है, अकाउंट अगर इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं और एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। याद आ रहा है? फिर तुम लोग पढ़ता था कि भैया लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा और डिक्रीज होगा तो डेबिट होगा। पढ़ा था ना बचपन में? मेरा क्वेश्चन है ऐसा क्यों? फिर तुरंत जब मैं ये सब क्वेश्चन पूछता ना, बच्चा लोग बोलता भैया ऐसे ही होता है। एक्चुअली क्या है ना, आप लोग बचपन में सब पढ़ के आए, किंतु आपको ना कोई इसका लॉजिक नहीं बताया। मैं हमेशा बोलता हूं, आप लोग अभी जो बचपन में पढ़ के आए हो ना, वो आप लोग कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़ के चीजों को रट्टा लगा के पढ़े हो। और मैं आपको बता रहा हूं, ये सारा बात जो मैं बोल रहा हूं, हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। तो अभी अपने लोग करने क्या वाले हैं, जो इनिशियली 3 या 4 क्लास, अगर आप 3 या 4 क्लास मेरे साथ अगर बैठ गए ना, तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपका अकाउंट्स का देखने का नजरिया चेंज कर दूंगा। मगर आपको ये जो 3 या 4 क्लास है, मेरे साथ इत्मीनान से बैठना पड़ेगा, चर्चा करना पड़ेगा और पार्टिसिपेट करना पड़ेगा आपको। अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा। बोलो क्या बोलते हैं पब्लिक, चालू करें? यस सर, नो सर, चालू कर दें? सब कुछ सुनने के लिए रेडी है, किंतु पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा। मैं जब जब आपको बोलूंगा मेरे साथ रिपीट करो, आपको रिपीट करना पड़ेगा। और एक चीज एकदम श्योर हो लो कि जितना पढ़ाई करना है ना, जितना पढ़ाई करना है ना, सारा का सारा क्लास में फिनिश करके जाएंगे। घर के लिए कोई काम ही नहीं रखना है। अगर कुछ समझना है तो क्लास में फिनिश करना है, अगर कुछ याद करना है तो वो भी क्लास में फिनिश करना है। घर के लिए कोई मेहनत नहीं छोड़ेंगे, घर में जाके सिर्फ एंजॉय करना है। बोलो क्लियर है? पार्टिसिपेट करने के लिए सारे बच्चे रेडी? तो चलो शुरू करते हैं सर, हम लोग अपना कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर मैं आपसे पूछूं अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? हम लोग सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, राइट? अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? तो क्या बोलोगे, अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? कोई बच्चा है जो जानता है अकाउंटिंग किसको बोलते हैं? तो देखो, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको आंसर देता हूं। अगर कोई पूछता है ना अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, तो मैं बोलता हूं अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। और मेरे साथ साथ लिखना चालू कर दो, मेरे साथ साथ लिखना चालू कर दो मुन्ना। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अच्छा, मेरा एक हैबिट में पहले दिन ही बता देता हूं, जो मैं बोलता हूं मैं डेफिनेटली लिखवाता हूं, और जो मैं नहीं बोलता मैं डेफिनेटली नहीं लिखवाता। तो क्लास में जितना भी चर्चा होगा ना, सारा का मैं नोटिंग कराऊंगा और आपको नोटिंग कर लेना है। चलो, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। लिखा क्या बच्चे लोग? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। कोई पूछेगा ना अकाउंटिंग क्या है, तो सबसे पहले क्या बोलना? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। समझो बात को, इस आदमी को पहचान लो, ये आज भी आएगा आगे भी आएगा। ये है मिस्टर ए। मान कौन है भाई साहब? मिस्टर ए। मिस्टर ए का एक बिजनेस है, मिस्टर ए ने एक बिजनेस चालू किया है और ये बिजनेस का नाम रखा है ए एंड कंपनी। तो मिस्टर ए एक बिजनेस कर रहा है इन द नेम ऑफ ए एंड कंपनी।
तो जब मिस्टर ए बिजनेस करेगा तो ही हैज टू कम्युनिकेट विथ मेनी पीपल। उसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा किसके साथ? जैसे उसको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा सप्लायर लोगों के साथ। अरे भाई, जिससे वो माल खरीदेगा फिर ना बेचेगा, तो सप्लायर के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। उसको कस्टमर लोगों के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। अरे जिसको माल बेचेगा उसको भी तो कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसके बाद उसको बैंक से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब हम धंधा करेंगे बैंक से, मान लो लोन लेंगे, तो बैंक से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। हम लोग कौन से कंट्री में रहते हैं? इंडिया। तुमको पता है ना, इंडिया में तुम कुछ भी कमाओगे तो एक आदमी कटोरा लेके आता है। कौन? भैया गवर्नमेंट, टैक्स के नाम का। तो मेरे को गवर्नमेंट से भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। बोलो समझ में आ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो मैं बोल क्या रहा हूं कि अगर मिस्टर ए अगर बिजनेस करेगा तो मिस्टर ए को बिजनेस करना है तो उसको कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन किसके साथ करना है? कम्युनिकेशन करना है उसको आउटसाइडर लोगों के साथ। अच्छा सोचना, ये जो सप्लायर है, कस्टमर बोल रहा हूं, बैंक बोल रहा हूं, गवर्नमेंट बोल रहा हूं, ये लोग अपने घर के आदमी कि बाहर के आदमी? बाहर के हैं ना। तो वही बोल रहा हूं कि आउटसाइडर हैं लोग, तो इनको कम्युनिकेशन करना है किसके साथ? आउटसाइडर के साथ। और अगर मेरे को किसी के साथ भी कम्युनिकेशन करना है तो हियर अराइजेस अ नीड ऑफ लैंग्वेज। अरे कम्युनिकेट कैसे करते हैं? लैंग्वेज। जैसे मैं अभी आपके साथ कम्युनिकेशन कर रहा हूं तो आई एम यूजिंग अ लैंग्वेज। मैं हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश बोल रहा हूं, तुम लोग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। और यही लैंग्वेज का नाम बिजनेस में है भैया अकाउंटिंग। इसीलिए मैंने बोला अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। मेरा बात फिर से समझो, अगर जब एक ओनर बिजनेस करता है तो उसको कम्युनिकेशन करना पड़ता है किसके साथ? आउटसाइडर लोगों के साथ। और अगर कम्युनिकेशन करना है तो उसको चाहिए भैया लैंग्वेज। और ये जो लैंग्वेज है, इसी लैंग्वेज का नाम क्या है भैया? अकाउंटिंग है। बोलो क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? यस सर, नो सर? मेरे को रिप्लाई चाहिए। नहीं होता तो ऐसे थम्स अप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुड। ये ड्राइंग बनाया क्या आप लोगों ने? नहीं बनाया तो जरा बनाओ तो जल्दी से। जल्दी से सारे बच्चे लोग जल्दी से ड्राइंग बनाओ तो मेरे साथ साथ। बना लिया? अच्छा, मुझे अब आप लोग का पार्टिसिपेशन चाहिए। आप लोग सिर्फ देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं मुंह से। घर बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंह से बोलेंगे नहीं। कम्युनिकेशन करना है बच्चे आउटसाइडर के साथ। आउटसाइडर के साथ। और आउटसाइडर के साथ अगर कम्युनिकेशन करना है तो क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए। और उस लैंग्वेज का नाम क्या है? अकाउंटिंग। बोलो बात समझ में आ रहा है? अच्छा, जैसे एक चीज हमको बता, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूं। हम लोग बोलते हैं ना कि इसका इस लैंग्वेज में बहुत पकड़ है। जैसे मान ले किसी का इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो हम लोग कब बोलते हैं उसका इंग्लिश बहुत अच्छा है? इंग्लिश में क्या अच्छा है उसका जिससे हम लोग बोलते हैं भैया इसका इंग्लिश बहुत अच्छा है? फ्लुएंसी। ग्रामर। फ्लुएंसी मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? ग्रामर। अगर किसी का ग्रामर बहुत, ग्रामर पे कंट्रोल अच्छा होता है, बोलते हैं ना भाई इसका भाई इस पे कंट्रोल बहुत अच्छा है, राइट? तो मेरा काम क्या? आपको अकाउंट्स का ग्रामर सिखाना। ग्रामर मतलब होता है बेसिक्स। तो हमारा काम आज यही है कि मैं आपको बेसिक्स को लेके सिखाऊं। जितना स्ट्रांग आपका बेसिक्स होगा ना, मतलब अकाउंटिंग ग्रामर जितना स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलो ठीक है, अब मैं आपको अकाउंटिंग का एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखाता हूं। मैं बुकिश डेफिनेशन नहीं लिखा रहा, सिंपल डेफिनेशन। एक बार आप मेरे साथ साथ जल्दी से लिखो। ये डेफिनेशन आप मेरे साथ साथ लिखोगे। देखो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, recording of transaction and event of financial nature to communicate
the business to communicate the business result to the user of financial statement. डोंट वरी, मेरा ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग का 1-2 दिन में आदत हो जाएगा. मेरा हैंडराइटिंग बहुत ब्यूटीफुल है, मोती जैसा है. डोंट फील जेलस, इट्स ओके. हाँ, एकदम मोती जैसा है. बहुत सारे बच्चे जेलस हो जाते हैं मेरा हैंडराइटिंग देख के कि भगवान इन्हीं को सब कुछ देना था क्या, हमें नहीं दे पाए. और बहुत सारे बच्चों को कॉन्फिडेंस आ जाता है, बोला ऐसा हैंडराइटिंग लेके इस आदमी को डिग्री मिल सकता है तो हमको तो मिल ही सकता है. फिर जल्दी से डेफिनेशन लिखो और लिख के पढ़ के मेरे को बोलो क्या ये डेफिनेशन समझ में आ रहा है क्या आपको. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ transaction and event of financial nature to communicate the business result to the user of financial statement. Accounting is an art of recording of transaction and event of financial nature to communicate the business result to the user of financial statement. एक बार ये जो मैंने लिखा है एक बार पढ़ के देखो और मेरे को बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है. मैंने जो लिख लिया क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में, बहुत साधारण सा डेफिनेशन लिखा. जल्दी पढ़ के बताओ. जल्दी जल्दी पढ़ के बताओ क्या आपको समझ में आ रहा है. शमोवी जी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है. तरनुम जी बोल रहे हैं समझ में आ रहा है. लोकेश बोल रहे हैं हाँ समझ में आ रहा है. जागृत समझ में आ रहा है सर. समझ में आ रहा है. मंशा जी बोल रही हैं समझ में आ रहा है. राधिका जी बोल रही हैं समझ में आ रहा है. प्रिंस थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है. ओके, हम आपको बताएं एक चीज, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया. बोला कैसे मुंह पे ऐसे बोलता है कोई आदमी, भैया आपको कुछ समझ में नहीं है. हमको समझ में आ गया ना, अच्छा बात है. अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इस डेफिनेशन को अगर ध्यान से देखेंगे ना, लिखा है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ क्या बोला है, रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है. फिर एक वर्ड है ट्रांजैक्शन, फिर एक वर्ड है इवेंट. कौन सा ट्रांजैक्शन? इवेंट, फाइनेंशियल नेचर वाला. क्यों? टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देख रहे कितना सारा पॉइंट्स को मैंने येलो किया है. ये सारा वर्ड्स का अगर मतलब इन डिटेल नहीं पता होगा तो आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आएगा. और मेरा काम क्या है ना, मैं एकदम एक एक पॉइंट डिटेल में आपको बात करूंगा और ये करने में मुझे कम से कम हाफ एन आवर लग जाएगा. और आधा घंटा बाद जब मैं ये सारा वर्ड्स आपको सिखा लूंगा ना, मैं फिर से एक क्वेश्चन पूछूंगा क्या आपको समझ में आया डेफिनेशन. तब आप मेरे को बताना कि अभी जो समझ में आया और आधा घंटा बाद जो डेफिनेशन समझ में आएगा वो एक है कि डिफरेंट है. ठीक है सर, तो चलो शुरू करते हैं आगे का कहानी. पॉइंट नंबर 3 लिखो, ट्रांजैक्शन. पहले समझते हैं ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं. पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर समझते हैं. तो ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, तो लिखो परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट or any agreement or any business is known as transaction. Performance of any act or any agreement or any business is known as transaction. Performance of any act or any agreement or any business is known as transaction. तो फिर ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं, तो मैंने बोला परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट.
जो भी घटना घट रहे हैं ना वो उसको ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं। समझो मैं बकबक कर रहा हूं, ये ट्रांजैक्शन है। आप मेरा बकबक सुन रहे हैं, ये भी ट्रांजैक्शन है। आप ऐसे सर उठा के देख रहे हैं, ऊपर पंखा चल रहा है, समझ रहा है, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, एक एक्ट परफॉर्म हो रहा है ना, पंखा घूम रहा है तो ये भी ट्रांजैक्शन है। नहीं भैया मेरे यहां तो एसी लगा है, तो एसी चल रहा है, हवा फेंक रहा है, समझ रहा है मेरा बात, तो देयर ऑल्सो परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट हो रहा है, तो वो भी क्या चीज है, ट्रांजैक्शन है। तो परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज ट्रांजैक्शन। जो भी घटना है ना वो ट्रांजैक्शन है। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बकबक कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग अ एक्ट, ये ट्रांजैक्शन है। आप मेरा बकबक सुन रहे हैं, यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग अ एक्ट, तो ये भी ट्रांजैक्शन है। अब क्लास खत्म होने के बाद आप घर जाके इसको रिवाइज करोगे, तो देयर ऑल्सो यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो ये भी क्या चीज हो जाएगा, ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ रिपीट करो, मैं चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि आप बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो, तो बोलो साथ साथ, ठीक है। चाहे आप अनम्यूट करके रखो, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु बोलो, मैं देखूंगा आपको। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, मुझसे बोलो, नहीं तो नहीं होगा। परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। फिर से बोलो, क्या वो जागृत, तुम क्यों नहीं बोल रहा है? तुमको अलग से पर्सनली आके बोले हम नालायक हैं? चलो बोलो, नंबर 1 बोला ना, क्लास में याद कर लेना है, घर का कोई काम ही नहीं रखना है। ट्रांजैक्शन क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट और एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। जो भी घटना घट रहा है ना, बस उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांजैक्शन बोल देते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बकबक कर रहा हूं, तो आई एम परफॉर्मिंग अ एक्ट ना, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। आप मेरा बकबक सुन रहे हैं, तो यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग अ एक्ट, समझ रहा है ना, तो ये भी एक ट्रांजैक्शन है। अब घर जाके तुम वापस से रिवीजन करेगा, तो देयर ऑल्सो यू आर परफॉर्मिंग अ एक्ट, तो वो भी क्या है सर, ट्रांजैक्शन। बोलो बात समझ में आए इतना दूर? नेक्स्ट वर्ड लिखो इवेंट, इवेंट, और इसमें लिखो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ group of transaction at a particular point of time। लिखो इवेंट का मतलब क्या है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तुम लोग मुंह से बोल नहीं रहा है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैं समझाइए थोड़ा सा। मैं बोल रहा हूं कि कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस समझता है, एंड इफेक्ट, फल स्वरूप, हिंदी में बोलते हैं ना फल स्वरूप, इस घटना का फल स्वरूप ये हुआ, तो वही फल स्वरूप। तो भैया कॉन्सिक्वेंस किसका बोल रहे हैं, या तो कोई सिंगल ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस या ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन का। जो कॉन्सिक्वेंस है, एंड इफेक्ट है, जो रिजल्ट निकल के आ रहा है, उसको हम लोग इवेंट बोलते हैं। चलो मैं समझाता हूं ठीक से, एक एग्जांपल लेके। जैसे मैं अभी बोल रहा था, मैं बकबक कर रहा हूं, आई एम परफॉर्मिंग अ एक्ट, तो दिस इज अ ट्रांजैक्शन। आप मेरा बकबक सुन रहे हैं, यू आर ऑल्सो परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो दिस इज ऑल्सो ट्रांजैक्शन। क्लास खत्म हो जाएगा, घर जाके आप रिवीजन करोगे, देयर ऑल्सो यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट, तो ये भी ट्रांजैक्शन है। अच्छा 6 महीना बाद जाके वो शुभ दिन आएगा जिस दिन आप एग्जाम देने जाओगे, तो जब आप एग्जाम दोगे तो देयर ऑल्सो यू आर परफॉर्मिंग एन एक्ट। आप एग्जाम दे रहे हो तो आप एक एक्ट परफॉर्म ही ना कर रहे हो, तो वो भी क्या है, ट्रांजैक्शन है। किंतु एग्जाम देने के 1 महीना बाद रिजल्ट आएगा। अब सोचो, ये जो रिजल्ट आया, कैन आई से इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन। मैंने पढ़ाया, आपने पढ़ा, आपने रिवीजन दिया, आपने एग्जाम दिया, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकला कि भाई आपका रिजल्ट आया 100 आउट ऑफ 100। मेरा बात समझो, तो ये जो मार्क्स मिला आपको, लास्ट में जाके मार्क्स मिला, इट इज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शन। तो जो मार्क्स मिला, जो रिजल्ट आया, वो आपका इवेंट कहलाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? थोड़ा 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 थोड़ा
धीरे धीरे समझना है, हड़बड़ी नहीं करना है। अच्छा, नेक्स्ट लिखो पांचवा नंबर, पांचवा नंबर लिखो, और ये है फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ए बच्चा लोग, तुम लोग को समझ में तो आ रहा है ना सब जो बोलने का कोशिश कर रहा हूं? लिखो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, इसमें लिखो ट्रांजैक्शन which satisfies following two conditions are known as financial transaction. सबसे पहला है, घबराओ नहीं, स्क्रीन आ जाएगा, जो जाता है वो लौट के आता है। हाँ जी, कंडीशन नंबर 1, which will change the financial position of business, that is assets and liabilities of business. And condition number 2, it can be expressed in terms of money value. लिखो 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 लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? लिख लिया ना? ओके, देखो मैं क्या बोल रहा हूं यहां पर, फिनेंशियल ट्रांजैक्शन, मैंने वर्ड बोला फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन किसको बोलते हैं? वो ट्रांजैक्शन जो दो ठो कंडीशन सेटिस्फाई करे। कितना कंडीशन? दो ठो। वे दो में कितना? दो में कोई एक नहीं, नहीं, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। वो ट्रांजैक्शन जो दो कंडीशन दिया, दोनों का दोनों सेटिस्फाई करेगा, तब वो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। भैया दो में से मान लीजिए एक ही पूरा किया तो तब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अच्छा भैया एक भी नहीं किया तो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। अगर आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बनना है तो उस ट्रांजैक्शन को दो ठो कंडीशन सेटिस्फाई करना है। कौन से दो कंडीशन? कंडीशन नंबर 1, विच विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस। तो पहला कंडीशन क्या बोला कि भैया उसकी वजह से आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगा। किसका फाइनेंशियल पोजीशन? ध्यान देना, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस का एसेट लायबिलिटी चेंज होना चाहिए। और दूसरा बोला इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू, और दूसरा ये मनी वैल्यू में एक्सप्रेस होना चाहिए। अब मैं जितनी थ्योरी बोल रहा हूं ऐसे समझ में नहीं आएगा जब तक मैं एक एग्जांपल लेके आपको बात नहीं करूं। ए पहचान कौन? ये कौन है बताओ? पहचान लिया इसको? मैंने बोला था पहचान के रखना, मिस्टर ए। और ये कौन है? पहचान लो भाई, ये तो वही है ना, ए का बिजनेस जिसका नाम आप रखे थे एन कंपनी, करेक्ट। अब मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना जरा सा। मिस्टर ए गेव ₹1,00,000 to his friend
मिस्टर बी। और एक मैं यहां बोल रहा हूं, देखो, मिस्टर ए गेव ₹1 लाख टू इट्स बिजनेस। एन कंपनी। पहले ये वाला एग्जांपल पढ़ो, मिस्टर ए गेव 1 लाख टू हिज फ्रेंड बी। मेरा क्वेश्चन है, जब ए पैसा अपने दोस्त को दिया बी को, क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? तो आपके मन में आना चाहिए दो कंडीशन पूरा करना है। नंबर 1, ये मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए। क्या ये मनी में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ भैया, 1 लाख बोल रहे तो मनी में एक्सप्रेस तो हो रहा है। हाँ, मनी में एक्सप्रेस हो रहा है। दूसरा, विल इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? अगर ए 1 लाख रुपीस निकाल के अपने दोस्त बी को दिया, तो बोलो बिजनेस में क्या फर्क पड़ने वाला है? बोलो मुन्ना, बिजनेस में क्या फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं भैया, बिजनेस में तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट हुआ? ना भैया, बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन इफेक्ट नहीं हुआ। तो दो में से एक कंडीशन पूरा हो गया, मनी में एक्सप्रेस हो गया। दूसरा, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस चेंज हुआ? नहीं 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 नहीं। तो एक कंडीशन पूरा हुआ, एक कंडीशन पूरा नहीं हुआ। तो क्या ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है? नहीं, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं है। किंतु दूसरा एग्जांपल सोचो, मिस्टर ए गेव 1 लाख टू इट्स बिजनेस। ए ने बिजनेस में पैसा डाला 1 लाख रुपया। पहला बोलो, क्या ये मनी में मेजर हो रहा है? हाँ भैया, 1 लाख रुपया मनी में मेजर तो हो रही है, बिल्कुल हो रहा है भैया। दूसरा, विल इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? यस सर, लायबिलिटीज बढ़े। बोला भैया हाँ, मिस्टर ए अगर पैसा बिजनेस को दे रहा है तो बिजनेस में कैश आ रहा है। अरे बोलना, तो बिजनेस का एसेट चेंज हो जा रहा है ना, एसेट लायबिलिटी चेंज हो रहा है, तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। हाँ, हो रहा है। तो दो में से कितना कंडीशन फुलफिल हो गया भैया? दोनों पूरा हो गया। इसका मतलब ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जल्दी पकड़ो बात को। तो कोई भी ट्रांजैक्शन तभी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाता है जब वो दो कंडीशन पूरा करे। नंबर 1, उस ट्रांजैक्शन की वजह से इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दैट इज पोजीशन ऑफ एसेट लायबिलिटी। एंड नंबर 2, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। मेरे ये वाला एग्जांपल में भैया मनी में एक्सप्रेस तो हो रहा था कि तो दोस्त को पैसा दिया है तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं हुआ, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही है। एक एक कंडीशन पूरा हुआ। किंतु ये वाला एग्जांपल जो था, इसमें मनी में एक्सप्रेस हो गया था, और दूसरा बिजनेस को पैसा दिया था तो बिजनेस का एसेट लायबिलिटी चेंज होगा, तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज हो रहा है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जल्दी सोचो और बोलो, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? मैं और एग्जांपल लूंगा आगे, बट पहले मेरे को एक और वर्ड सिखाना आपको, दैट इज फाइनेंशियल इवेंट। मेरे को ये सिखा लें तो फिर 2-3 एग्जांपल अच्छा लूंगा। फाइनेंशियल इवेंट, ये इसका डेफिनेशन है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ financial transactions at a particular point of time। देखो, थोड़ा देर पहले मैंने एक वर्ड लिखाया था जिसका नाम था सिर्फ इवेंट। देखो, सिर्फ इवेंट था, और इसमें बोला था इवेंट का मतलब क्या बोला था? द कॉन्सिक्वेंस of single or a group of transaction at a particular point of time। और अब मैं जब बोल रहा हूं फाइनेंशियल इवेंट नहीं, फाइनेंशियल इवेंट, तो बोला कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर से बोल रहा हूं, कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? एंड इफेक्ट। तो आपका जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका जो एंड इफेक्ट है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, फलस्वरूप लास्ट में जो बचेगा, उसी को फाइनेंशियल इवेंट बोलते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे ज्यादा क्लैरिटी आएगा। एग्जांपल 1, गुड्स परचेस्ड ₹1 लाख। आपको सोच के यह बताना है कि यह मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट।
मैं कैसे सोचे? पहले फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सोचो, है कि नहीं है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होने के लिए कितना कंडीशन पूरा करना, जल्दी बोलो। दो कंडीशन, एसेट लाइबिलिटीज और वो मनी होना चाहिए। करेक्ट। तो भैया सबसे पहला है मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए। क्या ये मनी में एक्सप्रेस हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है भैया। दूसरा, विल इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? भैया अगर बिजनेस में आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं ना, और पैसा जा रहा होगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का चेंज हो रहा है। हाँ हो रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? जल्दी पकड़ो बात को। मनी में भी एक्सप्रेस हो रहा है, बिजनेस में स्टॉक आएगा, कैश जाएगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का चेंज हो रहा है, तो इट इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। चलो और एग्जांपल लेता हूं। गुड सोल्ड फॉर ₹1,50,000। ये जो 1 लाख का माल नहीं था, ये मैंने 1.5 लाख में सेल कर दिया। बोलो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट? बोलो भैया पहला बात, क्या ये मनी में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ हो रहा है। दूसरा, विल इट चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस? अगर मैं माल बेच रहा हूं तो मेरे बिजनेस से गुड्स जा रहा है और उसके बदले कैश आ रहा है, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा ना, एसेट लायबिलिटी चेंज होगा ना? हाँ भैया होगा। तो दोनों कंडीशन पूरा कर रहे हो, तो इसका मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। जल्दी बोलो हाँ कि ना। अब वेरी गुड। अब ये बताओ 1 लाख का माल आपने 1,50,000 में बेच डाला, तो ज्यादा में बेचा कि कम में? ज्यादा में। ज्यादा में, 50,000 ज्यादा में बेचा। तो ये क्या लग रहा है? ये क्या है? प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट है, लायबिलिटी है? प्रॉफिट है। अब मेरा क्वेश्चन है, ये जो प्रॉफिट आ रहा है मुन्ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए दो चीज होता है, मनी में एक्सप्रेस होना चाहिए, वो तो हो रहा है, किंतु क्या ये प्रॉफिट की वजह से कोई फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट तो कॉन्सिक्वेंस है ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का। समझो, ये परचेज नाम का जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है और जो सेल नाम का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है? घर में प्रॉफिट लॉस। एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ परचेज एंड सेल वी आर गेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अरे बोलना हाँ, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस है। तो ये भैया ये जो प्रॉफिट आया है ना, ये आपका फाइनेंशियल इवेंट है। अच्छा, माल परचेज कर रहे हैं तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, माल सेल कर रहे हैं तो वो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, किंतु सेल और परचेज का कॉन्सिक्वेंस होता है प्रॉफिट लॉस। जल्दी पकड़ो बात को। तो ये कॉन्सिक्वेंस है, तो इसका मतलब ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। क्या मैं समझा पाया? नोटिंग किया आपने? क्योंकि मैं फिर अगला एग्जांपल लूंगा और इस बार मुझे आपका आंसर चाहिए। अगर आप रेडी हैं तो बताइएगा। बोलो। अच्छा, लिखो परचेज गुड्स फॉर ₹2 लाख। जल्दी बताओ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बच्चा लोग हंस रहे मुंह पे हाथ देख के, बोले ऊपर वाला एग्जांपल दोबारा लिख के बोलते नया एग्जांपल दिए हैं। छी, वही तो एग्जांपल है, गुड्स परचेज हुआ है भैया, ये तो मनी में एक्सप्रेस हो रहा है और गुड्स आएगा जाएगा बिजनेस में, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी चेंज होगा भैया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, 2 लाख का माल परचेज किया था, इसमें से 1,50,000 का माल मैंने बेच दिया 180 में। मैं बोल रहा हूं सोल्ड गुड्स वर्थ 1,50,000 फॉर 1,80,000। बताओ ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की फाइनेंशियल इवेंट? जल्दी बताओ। ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन है भी, हमने सेल किया है, कि मनी में मेजर होगा। हाँ 1,80,000 में सेल किया है, और अगर सेल किया है तो बिजनेस से गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है, तो बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है। तो दोनों का दोनों कंडीशन अगर आप फुलफिल कर रहे हो, मतलब ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अब आप एक चीज ध्यान दो, आपने सेल किया था 1,80,000 में, और जो माल सेल किया इसका कॉस्ट यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 150 है। तो 150 का माल अगर आपने 180 में बेच दिया
तो डिफरेंस 30,000 क्या आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है, बोलो ना हाँ। मेरा क्वेश्चन, ये जो प्रॉफिट आ रहा है ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? वेरी गुड भैया, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। एक और एक चीज समझो, हमने टोटल कितना कॉस्ट का गुड्स खरीद रखा था? कितने कॉस्ट का माल खरीदा हुआ है? 2 लाख का। बोलो इसमें से कितने कॉस्ट का माल बेच दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने कॉस्ट का माल बेच दिया? 150। 150 का। दिमाग लगाओ, 2 लाख का माल खरीदे थे, 150 का माल बेच दिए, तो कितना अभी अनसोल्ड पड़ा हुआ है? सोल्ड हो गया 150, तो 50,000 अनसोल्ड है। अनसोल्ड मतलब ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं इसको बचपन से। जो माल नहीं बिका उसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग स्टॉक ही ना बोलते हैं। मेरा क्वेश्चन है, ये 50,000 का जो क्लोजिंग स्टॉक बचा है ना, ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? इवेंट, फाइनेंशियल इवेंट। वेरी गुड, फाइनेंशियल इवेंट है। वेरी गुड, अब तुम लोग समझ रहा है। बिकॉज ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, इट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस ट्रांजैक्शंस। ये सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है क्लोजिंग स्टॉक। खरीदा बेचा, एज अ कॉन्सिक्वेंस क्लोजिंग स्टॉक बच गया। तो जो क्लोजिंग स्टॉक बचा ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। एकदम सही बोल रहे हो। यानी एक बार मैं बोल रहा हूं नट शेल में, जरा सुनो तो ठीक बोल रहा हूं क्या? माल परचेस करेंगे तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, माल सेल करेंगे तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, किंतु परचेस सेल की वजह से जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो फाइनेंशियल इवेंट है। परचेस सेल के बाद लास्ट में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा वो भी फाइनेंशियल इवेंट है, बिकॉज इट इज द एंड इफेक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नहीं समझ रहा है? अरे बोलना, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? हाँ सर। पक्का? हाँ। मनशा जी समझ में आ रहा है? तरुण जी, शमा वो तो बोल ही दिया था, जागृत भी बोल ही रहा है, प्रिंस भी बोल ही रहा है। गुड, ठीक है, धीरे धीरे सबके बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है। गुड गुड गुड। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। मिस्टर ए इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल इनटू बिजनेस ₹1 लाख। तुम लोग नहीं समझाइए हम क्या लिखे, देखो तो समझ में आ रहा है क्या? ए अपना मालिक है, पहचान लिया ना? वो बिजनेस में पैसा लाया है। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि फाइनेंशियल इवेंट है? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। वेरी गुड, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मनी में एक्सप्रेस हो रहा है? हाँ हो रहा है। जब मालिक बिजनेस में कैपिटल लाएगा, जब मालिक बिजनेस में कैपिटल लाएगा, जब मालिक बिजनेस में कैपिटल लाएगा, तो क्या बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होगा? हाँ होगा भैया। बिजनेस में कैश आएगा, कैपिटल इंक्रीज होगा, तो फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो रहा है, करेक्ट? तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया, तो ये मेरा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। अच्छा, मालिक कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का कैश है बिजनेस में, मानते हो इस बात को आप? बिजनेस में 1 लाख का कैश है। अब मैं दूसरा बोलता हूं, फर्नीचर परचेज्ड 10,000। मेरा क्वेश्चन, हमने फर्नीचर परचेज कर लिया कैश में 10,000 का। ये फर्नीचर जो परचेज किया फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है कि इवेंट है? वेरी गुड भैया, ये भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। मान लो साल भर में मेरे बिजनेस में बस यही 2 ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर मैं पूछूं साल के एंड में मेरा कैश बैलेंस कितना बचेगा, बोल पाओगे? वेरी गुड, 90,000 बचेगा लास्ट में। सो कैन आई से ये जो कैश बैलेंस बच रहा है, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अगर ये कॉन्सिक्वेंस है, मतलब ये जो कैश बैलेंस बचा है मुन्ना, ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है। जल्दी पकड़ो बात को, ये मेरा फाइनेंशियल इवेंट है भैया। ऐसे तो आप हर अकाउंट का ही बैलेंस करोगे लास्ट में जाके। हाँ, तो जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचेगा वो तो फाइनेंशियल इवेंट है, क्योंकि इट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन, एंड इफेक्ट होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट।
तो लास्ट में जो भी क्लोजिंग बैलेंस बचता है ना, वो एक्चुअली फाइनेंशियल इवेंट ही होता है। अच्छा, बचपन में कभी बैलेंस शीट बनाया है? कभी बैलेंस शीट एक मस्त बात बोलूंगा अभी, बनाया बैलेंस शीट कभी? सुना है कि नहीं सुना? बोलना। हाँ भैया, बनाया ना बैलेंस शीट? बनाया ना, बिल्कुल बनाया। अच्छा, बैलेंस शीट में तुम लोग ऐसे लिखता था ना, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। तुम बेसिकली ये सारा आइटम्स का क्लोजिंग बैलेंस ही तो लिखता था। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब अभी तुमने बोला फाइनेंशियल इवेंट होता है। अरे एंड इफेक्ट है, कॉन्सिक्वेंस है, जल्दी बोलना। हाँ भैया, बोलना क्या चाह रहे हैं? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं बैलेंस शीट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट्स लिखते हैं? सोचो सोचो, बैलेंस शीट इज अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंसेस, लास्ट में जो बैलेंस बचता है वही लिखते हैं, और लास्ट में जो बैलेंस बचा अभी तुम लोग बोला उसको फाइनेंशियल इवेंट बोलते हैं। तो मैं बैलेंस शीट में सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल इवेंट लिखता हूं, यानी बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट। जल्दी बोलो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट। यस सर, नो सर? यस सर। तो यहां पर एक लाइन लिख कर रखो, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट्स। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट। थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा है? अच्छा जी, ये पॉइंट नंबर कितना चला था? 6। अच्छा, और एक मजेदार चीज यहां पर देख रहे हैं, बार बार भैया आप ना पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम लिख रहे हैं। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है एट ईयर एंड, क्योंकि कॉन्सिक्वेंस एंड इफेक्ट बैलेंस आप कब निकालते हो? ईयर के एंड में निकालते हैं ना? अरे बोलना, याद तो याद रखिएगा, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है? ईयर के एंड का बात कर रहे हैं। तो हम लोग जितना भी कॉन्सिक्वेंस चेक करेंगे वो ईयर के एंड में चेक करते हैं। तो आज के बाद से कोई पूछेगा पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या है, तो क्या बोलोगे? ईयर एंड। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, एक वर्ड है बिजनेस रिजल्ट, साथ साथ लिखते रहना। मतलब बिजनेस रिजल्ट दो तरह का होता है। एक होता है फिनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दैट इज, मैं बात कर रहा हूं एसेट्स एंड लाइबिलिटीज का। और दूसरा होता है फिनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज, ओहो सॉरी, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। सुनो भाई साहब, अब एक वर्ड है बिजनेस रिजल्ट, उसका मतलब मैं समझा रहा हूं। मैं बोल रहा हूं बिजनेस रिजल्ट दो तरह का होता है। एक हम लोग बोलते हैं फिनेंशियल पोजीशन। जब मैं बोलता हूं फाइनेंशियल पोजीशन तो मैं बिजनेस का एसेट और लाइबिलिटी का बात कर रहा हूं, याद रखना। और एक बोलते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। जब भी मैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोल रहा हूं मतलब मैं बिजनेस का प्रॉफिट लॉस का बात कर रहा हूं। लिख के रखो, लिख के रखो, जल्दी से जल्दी से। भैया बिजनेस रिजल्ट कितना तरह का होता है? जल्दी मुझे बोलो, बिजनेस रिजल्ट कितना तरह का होता है? दो तरह का। नंबर 1 दो तरीके, फाइनेंशियल फाइनेंशियल पोजीशन, और नंबर 2 फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब किसका बात हो रहा है? एसेट एंड लाइबिलिटी। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मतलब किसका बात हो रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस। और आगे एक लाइन लिखो, कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट is the primary objective of accounting. Communicating the business result is the primary objective of accounting. तो कोई पूछता है ना कि अकाउंटिंग करते हैं क्या, बेसिक प्राइमरी रीजन क्या है, तो बोल देना कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग।
Communicating the business result is the primary objective of accounting. Communicating the business result is the primary objective of accounting. अब कुछ बच्चे लोग सोच रहे हैं यार तब से हैं पढ़ा रहे, एक अकाउंट्स का एंट्री वेंट्री कुछ नहीं कराए, तब से देखो थ्योरी पढ़ाए जा रहे हैं। बच्चे ये बेसिक है, अगर आप ये पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, आगे जाके अकाउंट्स में कोई तकलीफ नहीं आएगा। फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, कोई भी लेवल में कभी तकलीफ नहीं आएगा। और यही जगह अगर वीक हो गया ना तो अकाउंट्स में हमेशा तकलीफ आते रहेगा। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है फिनेंशियल स्टेटमेंट। जानते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? तुम लोग जानता होगा क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट? अरे जिसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, बोलते बचपन से फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाता है बताओ? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल और ये बैलेंस शीट। एक ट्रेडिंग पीएल बोला, एक बैलेंस शीट जानता तुम, ये दो तो जानता ही है। किंतु आज के बाद से दो नहीं बोलोगे, बोलोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार चीज होता है, ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक होता है नोट्स टू अकाउंट्स। तो याद रखना, जब भी हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज करते हैं तो हम लोग चार चीजों का बात कर रहे हैं। सबसे पहला किसका बात कर रहे हैं? बैलेंस शीट। दूसरा किसका बात कर रहे हैं बच्चे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा किसका बात कर रहे हैं? कैश फ्लो स्टेटमेंट। और चौथा किसका बात कर रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। ये चार चीजों को मिला के हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। तो आज के बाद से कोई पूछेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है, तो नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 ट्रेडिंग पीएल, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। जल्दी बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? नंबर 1 बैलेंस शीट, नंबर 2 ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नंबर 4 नोट्स टू अकाउंट्स। बोलो, समझ आ गया? सुनो ना, बैलेंस शीट तुम लोग बचपन से जो बैलेंस शीट बना रहा है, बैलेंस शीट में क्या दिखाता है तुम लोग? बोल, बचपन से जो बैलेंस शीट बनाता है, बैलेंस शीट में क्या दिखाई देता है? फाइनेंशियल पोजीशन। हाँ, ये अच्छा लगा मुझे, एसेट लाइबिलिटी। पर अब थोड़ा सा तुम लोग बड़ा हो गया है, अभी मैंने एक अच्छा लैंग्वेज सिखाया। एसेट लाइबिलिटी से अच्छा वर्ड क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। तो कोई पूछेगा कि बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं, तो आंसर है टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट एंड लाइबिलिटी। तो यही बुद्धि लगा के बताओ, ट्रेडिंग एंड पीएल फिर क्यों बनाते हैं? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हाँ, टू शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, एक बात बता, तुम लोग बचपन में कभी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया था क्या? कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं हाँ, कुछ बच्चे लोग बोल रहे हैं ना। अच्छा, जो लोग बनाए हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसमें क्या दिखाते थे भैया? नाम से समझिए ना, कैश का फ्लो दिखाते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट मतलब कहां से कैश आया और कहां कैश गया। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं? तो आंसर है टू शो द मूवमेंट ऑफ कैश। मूवमेंट ऑफ कैश मतलब दैट इज कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। इनफ्लो एंड आउटफ्लो हो गया। और लास्ट में नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स क्या है, किसी को पता है? मेरे ख्याल से नहीं पता होगा, जरा सा सुन लो। ये मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स क्या होता है डिटेल में आपको सिखाऊंगा जब आप फाइनल लेवल में आओगे, डिटेल्स में एकदम। किंतु अभी समझो, नोट्स टू अकाउंट्स बनाया जाता है डिस्क्लोजर पॉलिसी के तहत।
अगर हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ कुछ और इंफॉर्मेशन देना है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने में आसानी हो, जो भी पढ़ना चाहता है, तो वो सारा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है हम लोग लिखते हैं नोट्स टू अकाउंट्स में। बात समझ में आ? कोई भी चीज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना तो कहां दिखाते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में। ऐसे ब्रैकेट में लिख लो, इट इज प्रिपेयर्ड एज पर डिस्क्लोजर पॉलिसी। 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 जल्दी से बात कर रहे हैं भैया। बिजनेस रिजल्ट कितना तरह का होता है? दो तरह का, फाइनेंशियल पोजीशन मतलब एसेट लायबिलिटी, और दूसरा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट लॉस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको बोलते हैं? देयर आर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 1 बैलेंस शीट टू शो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। नंबर 2 ट्रेडिंग एनपीएल टू शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। नंबर 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट टू शो द मूवमेंट ऑफ कैश, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। एंड नोट्स टू अकाउंट, इट इज प्रिपेयर्ड एज पर डिस्क्लोजर पॉलिसी। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है तो वो वहां दिखाया जाता है। तो आज के बाद से याद रखोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 4 चीज आता है। अच्छा, अगला लिखो 7, 8, 9। अगला है यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जल्दी से लिखो, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो नाम से समझो, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज कौन करता है? तो अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करोगे तो पता चलेगा कि यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर, और एक होता है जिनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर कौन होता है? मैनेजमेंट। और आंसर है 1 हु मैनेजेस द बिजनेस। 1 हु मैनेजेस द बिजनेस। जो भी बिजनेस को मैनेज करेगा ना, वो इंटरनल यूजर है। जो भी हमारा बिजनेस को मैनेज करता है वो इंटरनल यूजर है। जैसे सबसे पहले आता है ओनर लोग। ओनर बिजनेस को मैनेज करता है ना, तो वो इंटरनल यूजर है। एग्जाम्पल के केस में मैं ऐसे समझाता हूं, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ओनर कौन है? प्रोप्राइटर। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो उसमें ओनर कौन है? पार्टनर। अगर कंपनी है तो कंपनी में ओनर कौन है? शेयर होल्डर। ये लोग इंटरनल यूजर बोले जाते हैं, इंटरनल यूजर। मेरा बात समझ रहा है? मैंने बोला इंटरनल मतलब 1 हु मैनेजेस द बिजनेस। एक तो हो गया ओनर, और दूसरा हो जाता है मैनेजर एंड डायरेक्टर। मैनेजर डायरेक्टर बिजनेस का एम्प्लॉय है, बट वो लोग क्योंकि बिजनेस मैनेज करता है ना, इसलिए वो लोग इंटरनल यूजर के कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे मैनेज द बिजनेस। बोलो जी, ठीक है। इंटरनल यूजर तो हो गया, तो एक्सटर्नल यूजर को इसको बोलते हैं। तो आंसर है अदर देन इंटरनल यूजर। अदर देन इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर को छोड़ के बाकी सारे यूजर लोग को एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं। अच्छा, यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करता है ना। भैया हम ये बात तो समझ रहे हैं, ओनर यूज करता होगा डिसीजन मेकिंग के लिए, मैनेजर डायरेक्टर भी यूज करता होगा बिजनेस में डिसीजन मेकिंग करने के लिए। अब एक्सटर्नल यूजर मतलब अदर देन इंटरनल यूजर, इसका एग्जांपल दीजिए। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूं सप्लायर। सप्लायर समझते हो? क्रेडिटर। अच्छा भैया बताइए, हमारा क्रेडिटर, हमारा सप्लायर हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों यूज करेगा?
अरे सीधा बात है डेट में लेके डेट मेकिंग कितना है? वेरी गुड भैया, हमको देखना पड़ेगा ना वो मेरे को उधार देगा कि नहीं देगा, क्योंकि मेरा फाइनेंशियल स्टेटस अगर अच्छा है तो सामने वाला उधार देगा मेरे को, अगर अच्छा नहीं होगा तो उधार नहीं देगा। तो ये कैसे पता चलेगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के, तो लोग देखता ही है। अच्छा, उसके बाद कस्टमर्स लोग देखते हैं। फिर कस्टमर क्यों देखेगा? कस्टमर को डिसाइड करना है कि तुमसे माल खरीदे नहीं खरीदे। अगर तुम्हारा सेल बढ़िया होता है इसका मतलब माल अच्छा है, तो लोग तुमसे लेना चाहेंगे, तो कस्टमर लोग देखेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसे ही इन्वेस्टर, इन्वेस्टर समझते हो? अगर कोई हमारे कंपनी में पैसा लगाना चाहता है तो हमारे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा या नहीं देखेगा? देखेगा भैया। अच्छा, गवर्नमेंट हो सकता है, गवर्नमेंट क्यों देखेगा? गवर्नमेंट को चाहिए हमसे टैक्स, तो वो देखेगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कि ठीक ठाक बना के टैक्स जमा किए कि नहीं चाहिए। बैंक हो सकता है, बैंक से लोन वोन लेते हैं ना, तो बैंक हो सकता है एक्सटर्नल। ऐसे लिमिट नहीं है। और एक तो बता देते हैं, एम्प्लॉई। अच्छा, एक बात याद रखना, एम्प्लॉई अदर देन मैनेजर एंड डायरेक्टर। मैनेजर डायरेक्टर एम्प्लॉई होता है, मगर वो लोग एक्सटर्नल यूजर नहीं है, इंटरनल यूजर है। बोलो जल्दी से, यहां तक ठीक है क्या? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, अभी तक जितना लिखा एक बार जरा रीड करेंगे तो लाइन से स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया? अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। याद करो, मैंने ऐसे बोला कि मिस्टर ए जब अपना बिजनेस करेगा तो उसको कम्युनिकेट करना है। किसके साथ? आउटसाइडर के साथ। तो अगर कम्युनिकेट करना है तो हियर अराइजेस अ नीड ऑफ लैंग्वेज, एंड दिस लैंग्वेज इज नोन एज क्या? अकाउंटिंग। फिर मैंने खूबसूरत सा डेफिनेशन दिया, अकाउंटिंग इज एन आर्ट, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन इवेंट ऑफ फाइनेंशियल नेचर टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर मैंने बोला ट्रांजैक्शन, परफॉर्मेंस ऑफ एनी एक्ट, एनी अग्रीमेंट और एनी बिजनेस इज नोन एज ट्रांजैक्शन। फिर मैंने बोला फाइनेंशियल इवेंट, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन और अ ग्रुप ऑफ ट्रांजैक्शन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फिर मैंने बोला फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, a transaction which satisfy both the conditions, two conditions hai, they are financial transaction. Number one, which will change the financial position of business, that is position of asset and liabilities of business, and number two, it can be expressed in terms of money value. दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगा तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फिर हमने बात किया फाइनेंशियल इवेंट। फाइनेंशियल इवेंट के लिए मैंने बोला द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब मैंने बोला था ईयर एंड। अरे बोलो, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? यहां तक सारा चीज मैंने यहां पर समझाया कि गुड्स परचेज करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, गुड्स सेल करना फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, किंतु परचेज सेल के बाद जो प्रॉफिट लॉस आएगा वो फाइनेंशियल इवेंट है। क्लोजिंग स्टॉक बचेगा, फाइनेंशियल इवेंट है। लास्ट में कैश बैलेंस बचेगा, फाइनेंशियल इवेंट है। और मैंने एक स्टेटमेंट से कहा, बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इवेंट। बोलो जी, ठीक है। फिर हमने एक बात किया बिजनेस रिजल्ट को लेके। दो तरह का बिजनेस रिजल्ट होता है, एक फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दैट इज एसेट लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, एंड नंबर टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। और मैंने एक लाइन बोला, कम्युनिकेटिंग द बिजनेस रिजल्ट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। यस सर, नो सर? सब जा रहा है ना? मेरे को याद क्लास में करना है सर, घर जाके कोई मेहनत ही नहीं करना। इसके बाद है बच्चे फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने बोला 4 तरह का होता है। नंबर 1, बैलेंस शीट टू शो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। नंबर 2, ट्रेडिंग एंड पीएल टू शो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस। Cash flow statement to show the movement of cash, that is cash inflow and cash outflow, and notes to account. It is prepared as per disclosure policy.
फिर मैंने सिखाया यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैंने बोला दो तरह का यूजर होता है, एक होता है इंटरनल यूजर, एक होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर मतलब वन हु मैनेजेस द बिजनेस, एक्सटर्नल मतलब अदर देन इंटरनल यूजर। इंटरनल यूजर का एग्जांपल दिया था ओनर, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप में पार्टनर, कंपनी में शेयर होल्डर, मैनेजर, डायरेक्टर, और इनको छोड़ के बाकी सब कोई एक्सटर्नल यूजर है। जैसे सप्लायर हो गया, कस्टमर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बैंक हो गया, एम्प्लॉय अदर देन मैनेजर एंड डायरेक्टर, ये याद रखना, क्योंकि मैनेजर एंड डायरेक्टर इंटरनल होते हैं, इंटरनल। बोलो यस सर कि नो सर? यस सर। यस सर। किसी को यहां तक कोई शंका, आशंका, दुविधा, जिज्ञासा, कोई ज्ञान की पिपासा? नहीं। चलो नेक्स्ट, एक वर्ड रह गया रिकॉर्डिंग, और आगे लिखो ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, जल्दी से बोलो, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, कोई बता पाएगा इसको, कंप्लीट कर पाएगा? वेरी गुड। ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बचपन से ट्रांजैक्शन इवेंट्स कहां रिकॉर्ड होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। जो बच्चा मेरा पहले से ही क्लास कर रखे है वो बच्चा पटर पटर नहीं करेगा, बाकी बच्चा से मैं पूछ रहा हूं, मेरे को बताओ बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मतलब क्या है? बचपन से अकाउंट्स कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स वर्ड सुन रहा है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब कौन सा बुक का बात करता है? किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलते हैं? या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना ढो होता है? मैं एक बोलूंगा तो दूसरा तुम खुद ही बोल देगा। जर्नल लेजर। हाँ, वेरी गुड। एक ठो होता है जर्नल और एक ठो होता है लेजर। तो बचपन से हम लोग बोलते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो दो बुक बात हो रहा है, दो बुक, दो किताब मेंटेन होता है, एक जर्नल और एक लेजर। नहीं समझा बात? एक जो होता है जर्नल, एक होता है लेजर। मेरा बात समझो। मैं यहां पर निकालता हूं, देखो दो 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 किताब मेंटेन होता है, जल्दी से बात समझो। एक का नाम है जर्नल और एक का नाम है लेजर। समझा मेरा बात? कितना बुक्स मेंटेन होता है? दो ठो बुक, एक ठो जर्नल और एक ठो लेजर, एक ठो जर्नल एक ठो लेजर। बोलो बात समझ में आया? जर्नल के अंदर मुन्ना हम लोग करते हैं रिकॉर्डिंग, जर्नल के अंदर लिखने को बोलते हैं रिकॉर्डिंग, और लेजर में होता है क्लासिफिकेशन। लेजर में क्या होता है भैया? क्लासिफिकेशन। अलग अलग अकाउंट अलग अलग लिखते हैं ना, क्लासिफिकेशन। जर्नल में होता है रिकॉर्डिंग, पहली बार रिकॉर्डिंग होता है, और लेजर में क्या करता है? क्लासिफिकेशन। जर्नल जो है ना, इट इज योर फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, और ये सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस है। जल्दी जल्दी समझो, यहां तक ठीक है? अच्छा, एक मजेदार बात, एक तो जर्नल और लेजर, ये दोनों बुक है ना, ये दोनों, ध्यान से मेरे तरफ देखो सारे बच्चे लोग, कंसंट्रेशन मेरे तरफ लाओ, जहां पर भी कंसंट्रेशन छोड़ो, पहले मेरे तरफ लाओ। एक है जर्नल, एक है लेजर, ये दोनों बुक मैं अपने पास रखता हूं ना, इसको बोलते हैं बुक कीपिंग। वर्ड पे ध्यान देना, मेरी तरफ देखो और समझो। ये बुक मैं अपने पास रखता हूं, बना के रखता हूं, तो इस पार्ट को बोलते हैं बुक कीपिंग। तो जर्नल और लेजर ये जो आप बनाते हैं ना, जर्नल और लेजर जो बनाते हैं, इसको बेसिकली हम लोग बोलते हैं बुक कीपिंग। विजुअलाइज कर पा रहे हो? आई एम कीपिंग दिस बुक्स, देखो जल्दी से, बुक कीपिंग। बोलो समझ आया? अच्छा भैया, अच्छा। और याद रखना, बुक कीपिंग इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग is the starting point of accounting.
बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग. हो गया. फिर से एक बार बात करते हैं बच्चे. हमने अभी बोला ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन, कहां रिकॉर्ड होता है, जल्दी बोलो. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितना होता है, दो होता है. एक होता है जर्नल और एक होता है लेजर. एक होता है जर्नल, एक होता है लेजर. जर्नल के अंदर क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं. और लेजर के अंदर क्या करते हैं हम लोग जाके, क्लासिफिकेशन. जर्नल हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस है. जर्नल हमारा फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस है और लेजर हमारा सेकेंड अकाउंटिंग प्रोसेस है. जर्नल लेजर को हम लोग बनाते हैं ना, उसको सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग, क्योंकि बुक बना रहे हैं उसके अंदर. जर्नल लेजर क्या है, बुक है, हम बुक रखते हैं अपने पास, इसलिए उसको इंग्लिश में क्या वर्ड दे दिया गया, बुक कीपिंग. और याद रखिएगा बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग स्टार्ट कहां से होता है, बुक कीपिंग, मतलब जर्नल लेजर से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है आपका. समझो बात को जल्दी से. यहां तक समझ में आ रहा है. प्रिंस बोल रहे हैं हाँ भैया समझ में तो आ रहा है. सुनो ना, अब मैं जाता हूं उस डेफिनेशन में जो मैं थोड़ा देर पहले आपको लिखाया था, और अब जाके वो डेफिनेशन पढ़ के बोलो क्या वही समझ में आ रहा है कि कुछ बेहतर समझ में आ रहा है. ये वाला डेफिनेशन याद करो, मैंने लिखाया था ना ये डेफिनेशन, तुम लोग बोला था पहली बार समझ में आया. अब आज पढ़ के देखो वही समझ में आ रहा है कि कुछ बेहतर समझ में आ रहा है. देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अकाउंटिंग इज एन आर्ट. वाह वाह वाह, कला है, कला, आर्ट है, आर्ट. किस चीज का आर्ट है, आर्ट ऑफ, क्या लिखा है सर, रिकॉर्डिंग. जैसी वर्ड रिकॉर्डिंग आया तुम्हारा मन बहुत सारा बात बोलेगा. ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स मतलब हो गया जर्नल और एक हो गया लेजर. जर्नल में होता है रिकॉर्डिंग, लेजर में होता है क्लासिफिकेशन. जर्नल फर्स्ट अकाउंटिंग प्रोसेस, लेजर सेकंड अकाउंटिंग प्रोसेस. जर्नल लेजर को एक साथ क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग. एंड बुक कीपिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग. तो जब रिकॉर्डिंग बोल रहा है तो इतना सारा बात हो रहा है. अच्छा रिकॉर्डिंग किसका होगा, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट. अच्छा सारा ट्रांजैक्शन इवेंट रिकॉर्ड होता है, नहीं नहीं, फिनेंशियल नेचर वाला. फिनेंशियल नेचर वाला मतलब फिनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड फिनेंशियल इवेंट का बात कर रहा है. जल्दी समझो बात को, फिनेंशियल नेचर वाला ट्रांजैक्शन इन इवेंट. अच्छा जैसे ही बोला ये बात, तो जैसे फिनेंशियल ट्रांजैक्शन आया आपके मन में आया भैया उस ट्रांजैक्शन का बात कर रहा है जो दो कंडीशन पूरा करेगा. नंबर वन, इट विल चेंज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस. एंड नंबर टू, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू. और फाइनेंशियल इवेंट का मतलब द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसका बात कर रहा है. टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट, जैसी वर्ड मिला बिजनेस रिजल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. किसको कम्युनिकेट करना है, यूजर को. अच्छा यूजर का बात कर रहे हो, मतलब आप यहां बात कर रहे हो इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर. इंटरनल मतलब वन हु मैनेजेस द बिजनेस, दैट इज द ओनर, मैनेजर, डायरेक्टर. एक्सटर्नल यूजर मतलब अदर देन इंटरनल यूजर, कस्टमर, सप्लायर, बैंक, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर, एम्प्लॉय अदर देन मैनेजर, डायरेक्टर. और यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट चार चीजों का बात कर रहे हैं भी आप यहां, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स. अब सच में बोल रहा हूं, अब अपने मन में एक बार ये डेफिनेशन पढ़ के देखो और सच में बोलना, पहले जो आपको समझ में आया था वही समझ में आ रहा है कि उससे थोड़ा सा बेटर समझ में आ रहा है. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग. किसका रिकॉर्डिंग हो, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन इवेंट. कौन सा वाला, ऑफ फाइनेंशियल नेचर. क्यों, टू कम्युनिकेट द बिजनेस रिजल्ट. किसको कम्युनिकेट करना है, टू द यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तुम समझ रहे, एक छोटा डेफिनेशन के अंदर कितना गहराई है, हर एक वर्ड कुछ कहता है. हम लोग क्या ऊपर ऊपर से पढ़ के जाते हैं. एक्चुअली मैं इतना डेप्थ में क्यों बात किया, डेफिनेशन क्या होता है. देखो मैं सीधा सा बात बोल रहा हूं,
मान लो कहीं आप बाहर गए इंटरव्यू के लिए, डिग्री मिल गया इंटरव्यू के लिए, पहला क्वेश्चन आता है भैया अकाउंटिंग किसको बोलते हैं, इतना अकाउंट्स पढ़ के और समझाओ अकाउंटिंग किसको बोलते हो। अगर तुम अकाउंटिंग किसको बोलते हो यही नहीं समझा पाएगा मुन्ना, तुमको लगता है कुछ काम तुमको कोई देगा फिर। हमको डेबिट करना आता है, क्रेडिट करना आता है, जर्नल एंट्री बनाना आता है, किंतु अकाउंटिंग है क्या यही नहीं समझा पा रहा है, तुम्हारा इज्जत का तो फालूदा निकल जाएगा। बोला होगा तब तो निकलेगा, अरे नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है तो सही थोड़ा बहुत। हाँ अच्छा, अब सारा बच्चे लोग प्लीज रिप्लाई करो, क्या अभी तक मैंने जो बात की आपको समझ में आया? यस सर। हाँ सर। चलो बढ़िया, 10 नंबर हो गया। अच्छा एक फिलोसॉफिकल बात करने का मन करा, मैं करूं? देख जब भी कोई सामान जब हम लोग प्रोड्यूस करते हैं ना, बनाते हैं ना, तो उसका 3 स्टेप होता है। एक होता है इनपुट, नहीं समझा, रॉ मटेरियल डालता है कोई भी चीज में, फिर होता है उसका प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग समझ रहा है, मशीन में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग होता है, और लास्ट में बन के निकलता आउटपुट, मतलब फिनिश गुड्स बन के निकलता है। अकाउंटिंग का बात करें ना, तो अकाउंटिंग में इनपुट कौन सा, किसको इनपुट बोलते पता है? ये जो भी आपका ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होता है ना, सोच के देखो, ये आपका इनपुट है। और ये जो अकाउंटिंग प्रोसेस है ना, अकाउंटिंग प्रोसेस, समझ गए मेरा बात, वहां चर्निंग होता है ये ट्रांजैक्शन इवेंट का, और आउटपुट क्या बन के निकलता जानते हो? फिनेंशियल स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा बस फिलोसफी, अकाउंट्स वाला कोई बात नहीं सिखाया, थोड़ा फिलोसॉफिकल वे में बताया इस बात को। क्या ये बात आपके पल्ले पड़ा? प्लीज बच्चे लोग बताना मेरे को। लिख के रखो ऐसे, आपको क्यों लग रहा है मैं ऐसे लिखा हूं क्या? ये सब काम का चीज है, लिखो लिखो। कुछ लोगों का कैमरा बंद है, ये अच्छी बात नहीं है। देखो सर यहां तक ठीक ठाक है क्या? मैं रुका हुआ हूं यहां तक। हो गया? अच्छा अब लिखेंगे पॉइंट नंबर 11। अब मैं बात करने वाला हूं अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हाँ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? तो लिखो, दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस, these are the rules and guidelines for preparation and presentation of financial statement। जल्दी जल्दी लिखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? तो मैंने बोला दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस। ए भाई साहब, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं? दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस, याद करना है सर, दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अच्छा जैसे ही वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिला, तुम समझ रहे हैं हम किसका बात कर रहे हैं? भैया आप बात कर रहे हैं बैलेंस शीट, ट्रेडिंग पीएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, करेक्ट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए जो भी रूल्स और गाइडलाइंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बोलो बात समझ में आया? अगर पूछेगा अकाउंटिंग प्रिंसिपल किसको बोलते हैं, तो बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और प्रेजेंट करने के लिए जो भी हमारे पास रूल्स और गाइडलाइंस अवेलेबल है ना, उसको हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं।
These are the rules and guidelines for preparation and presentation of financial statement. These are the rules and guidelines for preparation and presentation of financial statement. अब मजेदार बात सुनो, ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इट इज डिराइव फ्रॉम टू थिंग्स. वन इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, और एक हो जाता है अकाउंटिंग कन्वेंशन. आप समझे नहीं है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो देखो वहां से मैंने ऐसे निकाला, तीर चलाया और बोला इट इज डिराइव फ्रॉम टू थिंग्स. नंबर वन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, नंबर टू अकाउंटिंग कन्वेंशन. मैं बोल रहा हूं प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहां से बना, तो बोलता दो चीज मिला के प्रिंसिपल बना, एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, एक अकाउंटिंग कन्वेंशन. देखो विजुअलाइज करो, चीजों को विजुअलाइज करो. ये देखो, ये मेरे पास अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, ये है कन्वेंशन. दोनों को मिला दिया तो क्या बन के रेडी हो गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल. एक हाथ में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, एक हाथ में अकाउंटिंग कन्वेंशन. दोनों को मिला दिया मुन्ना, ध्यान से समझो, दोनों को मिला दिया, मिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन गया. बोलो बात समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? एकदम आसान भाषा में कोशिश कर रहा हूं समझाने का. ये टेक्निकल पार्ट्स है सब. अगर कोई पूछेगा भाई अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स किसको बोलते हैं ये बताइए, तो लिखो दीज आर द एजम्पशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ financial statement. और कन्वेंशन का मतलब है these are the guidelines derived from practice of accounting. जल्दी जल्दी लिखो, जल्दी. लिखा भैया? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स किसको बोलते हैं? तो सुनो मैंने क्या बोला. कॉन्सेप्ट्स का मतलब है दीज आर द एजम्पशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम लोग जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए बहुत सारा एजम्पशंस लेते हैं. जो हम लोग एजम्पशंस लेते हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उसी को अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं. यहां पर कीवर्ड है एजम्पशन, याद रखिएगा. यहां पर कीवर्ड है एजम्पशन, यहां कीवर्ड है एजम्पशन, 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 एजम्पशन. कोई पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो क्या बोलेंगे? दीज आर द एजम्पशंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए हम लोग बहुत सारा एजम्पशंस लेते हैं, तो उन एजम्पशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स बोलते हैं. तो भैया अकाउंटिंग कन्वेंशन किसको बोलते हैं? अच्छा छोड़ो, मैंने क्या लिखा है वो छोड़ो. कन्वेंशन वर्ड का हिंदी में मतलब क्या कोई बोल पाएगा? जैसे हम लोग नहीं बोलते हैं ये हमारे परिवार का कन्वेंशन है, ऐसे ही होता है हमारे यहां पर. मतलब नियम मतलब रिवाज बोलते हैं ना, हिंदी बोलते हैं ना, ये हमारे यहां का रिवाज है. रिवाज मतलब होता है कन्वेंशन, नियम. सही बोल रहे हो आप. तो जब मैं बोल रहा हूं, देखो वर्ड पे ध्यान देना, अकाउंटिंग कन्वेंशन, तो मैं अकाउंटिंग रिवाज के बारे में बोला. मतलब अकाउंट्स करने का रिवाज चला रहा है हमारे यहां ऐसे ही होने का. अकाउंट्स में ना हम लोग ऐसे ही लिखते हैं हर बार, तो वो रिवाज हो गया. और रिवाज कैसे बनता है पता है? एक ही चीज बार बार जब करते हैं तो वो क्या बन जाता है? रिवाज बन जाता है. अरे बोलो नहीं समझ में आया? करेक्ट. तो देखो, तो वही लिखा मैंने, दीज आर द गाइडलाइंस डिराइव फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग. बोलो सालों साल से आप अकाउंट्स प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस करते करते हमने अपने लिए गाइडलाइन बना लिया है, बस उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन.
तो कोई पूछेगा व्हाट इज अकाउंटिंग कन्वेंशन, तो क्या बोलोगे? दीज आर द गाइडलाइंस डिराइव फ्रॉम प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। सालों साल से अकाउंट्स प्रैक्टिस करते 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 हमने अपने लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस बना लिए हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया? जल्दी बोलो, क्या बन गया? 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 अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वेरी गुड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां से देखो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या होता है? दीज आर द रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन and presentation of financial statement. These are derived from two things. Number one, accounting concept, and number two, accounting convention. Accounting concepts means these are the assumptions for preparation of financial statement, and convention means these are the guidelines derived through practice of accounting. चलो आपके नॉलेज के लिए एक बात बताता हूं, हमारे यहां पर 10 ठो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है और 3 ठो अकाउंटिंग कन्वेंशन है। टोटल 13 ठो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ना पड़ेगा आपको, और आपके सिलेबस में 13 ठो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स कन्वेंशन है। पर इसका मतलब नहीं है कि मैं अभी 13 का 13 कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आपको सिखा दूंगा ना। जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा मैं वैसे वैसे आपको कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन सिखाता रहूंगा। मेरा बात समझ रहा है? एक बार भी मत सोचना कि मैं अभी आपको पूरा का पूरा बात सिखा दूंगा, ना 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 ना, अभी पूरा का पूरा बात नहीं होगा। मेरा बात थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है? हाँ सर, आ रहा है ना? ठीक, तो चलो एक काम करते हैं, आज एक कॉन्सेप्ट सिखाई देते हैं। पहले कॉन्सेप्ट का नाम लिखो जिसका नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। और इसको सिंपली एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोल देते हैं। बात एक ही है, एक ही कॉन्सेप्ट का 3 नाम है भाई साहब। एक ही कॉन्सेप्ट का 3 नाम है मुन्ना। देख लो, मैं 1 मिनट दिया अभी तक, जितना आप लिख लिए एक बार रीडिंग करो तो देखो तो ठीक ठाक है क्या? मैं 1 मिनट दिया आपको, आपने अभी तक जितना लिखा है एक बार चेक करो तो समझ में आ रहा है क्या कि समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है सर, चलो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है जरा देखो, सुनो, स्क्रीन की तरफ देखो। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब ये एजम्पशन है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? एजम्पशन। बोलता अकाउंट्स करते हैं ना, तो उसमें सबसे पहला एजम्पशन ये है, पहचान कौन? भाई ये तो आपका मिस्टर ए था। हाँ, पहचान कौन? भैया ये तो ए का बिजनेस है। तो बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज। बोला जब भी आप अकाउंट्स करते हैं ना, तो ये सोच के ये मान के करो कि बिजनेस एक अलग आदमी है और बिजनेसमैन एक अलग आदमी, दोनों को अलग इंसान माना जाता है। 2 सेपरेट आइडेंटिटीज, एंड ऑल द ट्रांजैक्शन in the books of accounts shall be recorded from viewpoint of business and not from the viewpoint of businessman. सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस एक अलग आदमी है और बिजनेसमैन एक अलग आदमी है, और हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड करेंगे, बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर 2 सेपरेट आइडेंटिटीज, एंड ऑल द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिकॉर्डेड फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस।
मैं समझाता हूं। मान लो आपको ऐसे बोला है, जो बिजनेस है ना, बिजनेस में ये लोग कार परचेज कर लिया है 5 लाख रुपए में। अच्छा एक बात बता, आप लोग बचपन में थोड़ा मोड़ा अकाउंट्स पढ़ के आए हो ना? अच्छा बिजनेस में अगर कार परचेज हुआ है तो कोई बच्चा बता पाएगा इसका जर्नल एंट्री क्या लिखा जाता था? बचपन में क्या एंट्री लिखा था? बिजनेस के बुक्स में क्या एंट्री होगा? व्हीकल टू कैश। हाँ, कार अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक हो जाएगा 5 लाख, करेक्ट। किंतु अगर मैं बोलूं कार परचेज 5 लाख फॉर पर्सनल यूज, मैंने बोला बिजनेस का पैसा से ही कार खरीदा है, किंतु कार जो है ना वो बिजनेस में यूज नहीं होगा, पर्सनल यूज होगा। बोल तो अब एंट्री क्या होता था? ड्रॉइंग्स टू कैश। वेरी गुड, आप लोग करते थे ड्राइंग्स टू कैश। अब सोचो क्यों ड्राइंग्स हो गया? खरीदा तो कार ही था। एनटीडी कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब पहले एग्जांपल में बोला था कार परचेज, वो बिजनेस यूज के लिए था, तो कार बिजनेस का एसेट था, तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से जब लिख रहे थे तो कार अकाउंट लिख रहे थे। किंतु दूसरे एग्जांपल में भी कार ही खरीदा है किंतु पर्सनल यूज के लिए, तो कार क्या बिजनेस का एसेट है ना? तो एसेट अकाउंट नहीं खोला, हम लोग ये मान रहे हैं मालिक घर पैसा लेके चला गया इसलिए ड्राइंग्स लिख दिया। तो ये जो ड्राइंग्स लिखे हैं ये एज पर विच कॉन्सेप्ट? एनटीडी कॉन्सेप्ट के तहत हो रहा है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा बात समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं? क्या आपको एनटीडी कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो कोई अगर पूछेगा एनटीडी कॉन्सेप्ट किसको बोलते तो क्या बोलोगे? तो साथ साथ लिख लो, तुमको तो पता ही है, थोड़ा थोड़ा आदत वही होगा, मैं सब कुछ लिखाऊंगा, लिखो। एनटीडी कॉन्सेप्ट बोलता है बिजनेस एंड, आएगा आएगा, मन की आंखों से देखो सब दिखेगा धीरे धीरे। हाँ, आप मन की आंखों से देख ही नहीं रहे हो। देखो बिजनेस एंड बिजनेसमैन। बोले भैया आ ही नहीं रहा स्क्रीन, आएगा बाबा आएगा, थोड़ा इंतजार करो सब आएगा। देखो अब आ जाएगा। बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट identities and all the transactions are recorded from viewpoint of business and not from the viewpoint of businessman। तो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट बोल रहा है बिजनेस एक अलग आदमी है, बिजनेसमैन एक अलग आदमी है, और हम जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से रिकॉर्ड करेंगे। देखो आज का जो हम लोग क्लास कर रहे हैं बेसिक, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं बेसिक पे स्ट्रेस दे रहा हूं। जो बच्चा का ये सब छोटा छोटा चीज अगर क्लैरिटी इनिशियल डेज में आ गया, आगे जाके कोई भी अकाउंट्स का चैप्टर आप पढ़ोगे दिक्कत नहीं होगा, चाहे वो एंटर हो, चाहे वो फाइनल हो, फाउंडेशन हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हर चीज का लॉजिक समझ में आने लगेगा धीरे धीरे। एक बढ़िया चीज दिखाऊं आपको, एंटिटी कॉन्सेप्ट समझा ना, एक बढ़िया चीज दिखाऊं। देखो हम लोग थोड़ा देर पहले फिनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिखे थे, याद है? उसमें कंडीशन नंबर 1 क्या लिखे थे, जरा पढ़ो तो भैया। विच विल चेंज द फिनेंशियल पोजीशन। फिनेंशियल पोजीशन किसका? ध्यान से देखा था, बिजनेस का। मतलब बिजनेस के व्यू पॉइंट से देख रहे हैं, जल्दी समझो बात को। बिजनेस का व्यू पॉइंट मतलब बेसिकली जो कंडीशन 1 था, सोचो ये सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट का ही तो बोल रहे हैं, स्ट्रेस कर रहा है एंटिटी कॉन्सेप्ट कि जो 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 बिजनेस का एसेट लाइबिलिटी चेंज होना चाहिए, बिजनेस का। तो एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं हो गया ये वाला पॉइंट? अरे बोलना, बोलता भी नहीं है लोग। Yes, sir. थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं?
जैसे ही आपको ये चीजें दिखाई देने लग जाएगा ना, आपके लिए लाइफ में यूरेका मूवमेंट होगा। हो सकता है थोड़ा टाइम लगेगा, डोंट वरी। अच्छा, ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा, सेपरेटिविटी कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। और बहुत ध्यान से सुनना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बहुत ध्यान से सुनना। मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके भी समझाऊंगा, डोंट वरी। मैं एग्जांपल लूंगा इसके लिए। मैं बोलूं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है those transactions and events which can be expressed in terms of money shall be recorded in the books of accounts, and those transactions and events which cannot be expressed in terms of money shall not be recorded in books of accounts। ओ भैया सुनिए ना, इतना इंग्लिश झाड़ना नहीं है आपको, ठीक है ना, सीधा सीधा समझाइए तो क्या बोलना चाह रहे हैं। अरे अरे कुछ नहीं, कैसे घबराओ नहीं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलता है जो भी चीज हम लोग मनी में मेजर कर सकते हैं ना, वो बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, और जो भी चीज हम लोग मनी में मेजर नहीं कर सक रहे हैं ना, जो भी चीज मतलब ट्रांजैक्शन इवेंट, हाँ, उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा, मनी में मेजर कर सकते हैं तो बुक्स में रिकॉर्ड होगा, और मनी में मेजर नहीं कर सकते तो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ, अच्छा एक तो सोचो, मैंने एक लैंड खरीदा 1 लाख में, तो क्या मैं इसको मनी में मेजर कर सकता हूं? हाँ भैया कर तो रहे हैं 1 लाख, तो बुक्स में रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा सोचो, मैं खींच के तुमको एक थप्पड़ मारा, इसको बुक्स में रिकॉर्ड कर पाएगा? बोलो बोलो, क्यों नहीं रिकॉर्ड कर पाएगा? बोले भैया जर्नल एंट्री क्या बनेगा? अरे वेरी इजी, जर्नल एंट्री होगा, तो तुम्हारे लिए बोल रहा हूं, थप्पड़ कम्स इन डेबिट और इज्जत गोज आउट। ठीक है, थप्पड़ टू इज्जत, है ना, बोला ना, थप्पड़ कम्स इन, आया थप्पड़, और थप्पड़ लगेगा तो क्या गया आपके यहां से? इज्जत गया, तो टू इज्जत। बोले भैया फालतू बात मत कीजिए, ठीक से समझाइए। अच्छा छोड़ो ये सब बात, आप सोचो मैंने अगर आपको थप्पड़ मारा, क्यों रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे? कितना रुपए का थप्पड़ मारे भैया, 1000 रुपए का कि 1 लाख रुपए का, बताइए तो। मेरा बात समझो, ये थप्पड़ आप मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए आप बुक्स में भी रिकॉर्ड नहीं कर सकते। समझ रहे हैं मेरा बात? चलो मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, छोड़ो। जैसे मेरा जो कंपनी है मान ले, उसमें ना 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजर है मेरे यहां पर। एक है जिसका नाम है प्रोडक्शन मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर समझता है, जो प्रोडक्शन संभालता है, कितना पीस माल बनेगा, उसमें क्या लगेगा नहीं लगेगा, सब प्रोडक्शन मैनेजर देखता है। और एक है हमारे यहां पर परचेज मैनेजर। परचेज समझता है? परचेज मैनेजर कौन होता है? ये ना माल खरीद के लाके देता है। जैसे प्रोडक्शन मैनेजर माल बनाएगा ना, बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो हिसाब लगा के परचेज मैनेजर को बोलेगा, ए परचेज मैनेजर मेरे को ये सामान लाके दो, तब बनेगा। तो परचेज मैनेजर जल्द से जल्द वो सामान लाके देता है, वो भी सस्ता से सस्ता खोज के। और क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ये दोनों मैनेजर एक दूसरे पे बहुत इंटरडिपेंडेंट है, दोनों का काम इंटरडिपेंडेंट है। अब हुआ क्या, ये दोनों मैनेजर में ना हाथापाई हो गया। हाथापाई समझ रहे हैं? लड़ाई हो गया जोरदार, एक दूसरे को दे दिया, एकदम मुक्का धर के दे दिया। अब क्योंकि लड़ाई हो गया तो नाउ दे आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स। समझ रहा है? सीधा मुंह बात ही नहीं कर रहे एक दूसरे से। जरा सोच के बताना, इन दोनों का अगर लड़ाई हो जाए, विल इट अफेक्ट माई बिजनेस? क्या ये मेरे बिजनेस को अफेक्ट करेगा? मेरा 2 मैनेजर के बीच में अगर लड़ाई हो गया, 2 इंपॉर्टेंट मैनेजर के बीच में, प्रोडक्शन मैनेजर और परचेज मैनेजर एक दूसरे से सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है, विल इट अफेक्ट माई बिजनेस? क्या मेरे बिजनेस पर असर पड़ेगा? भैया हाँ पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करो इसको। नहीं भैया रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। क्यों भैया? कितना रुपए का झगड़ा हुआ बता पाएंगे क्या आप? मनी में मेजर कर पाएंगे इस बात को? नहीं, क्योंकि आप मनी में मेजर नहीं कर पाएंगे, इसलिए रिकॉर्ड भी नहीं कर पाएंगे। अरे बोलो बच्चे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है ना। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। देखो मैंने ना एक नया बिजनेस चालू किया। ए भाई साहब, मैंने एक नया बिजनेस चालू किया। मैंने अपने यहां पर एक मिस्टर एक्स नाम का एक मैनेजर रखा, बहुत बढ़िया मैनेजर था। और ये मैनेजर बहुत मेहनती। पता है क्या किया ये मैनेजर?
इतना मेहनत किया कि 5 साल में मेरा बिजनेस को 100x कर दिया, 1000x कर दिया। चल, बहुत बढ़िया मैनेजर, बहुत मेहनती मैनेजर। अब हुआ क्या, आगे जाके जो मिस्टर एक्स है ना, इसका डेथ हो गया, डेथ, मर गया बेचारा एक्स। अच्छा बता, अगर एक्स का डेथ हो जाएगा तो क्या हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? सोचो और बोलो, बिजनेस को इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा? भैया बिल्कुल करेगा। एक्स आपका मैनेजर था जो पूरा काम संभाल रखा था। आप बोल रहे हैं आपका बिजनेस को 5 साल में 1000x कर दिया, 1000 गुना बड़ा कर दिया। तो ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है भैया। अगर इसका डेथ हो गया तो मेरा बिजनेस इफेक्ट करेगा, बोलो हाँ। हाँ करेगा। फिर एक बच्चा बोला भैया ठीक है, एक्स अगर नहीं रहा तो हम वाई को रख लेंगे ना मैनेजर। अरे रख लेगा नया आदमी, पर क्या एक्स जैसे काम कर लेगा? जरूरी है क्या? नहीं, मैं वही बोल रहा हूं। तो फाइनेंशियली इफेक्ट तो करेगा। तो चलो इसको बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखाओ। नहीं कर पाएंगे, क्यों भैया? कितना रुपया का आदमी मेरा बताइए तो आपका? 1 करोड़ का आदमी था कि 100 करोड़ का आदमी था? मेरा बात समझ रहा है? तो इसलिए एक्स का डेथ को भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। चलो और एक एग्जांपल लेता हूं, लास्ट एग्जांपल, ठीक है ना? अब समझ में आ जाएगा इसके बाद। एक छोटा सा कंपनी का नाम ले रहा हूं जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। सुना है रिलायंस? अरे बोलना, रिलायंस नाम सुना है? नहीं सुना है? अब रिलायंस इंडस्ट्रीज छोटा सा मुक्कू भाई का कंपनी। मुक्कू भाई जानता है ना, मुकेश अंबानी। हम उसको मुक्कू भाई बोलते हैं। आज के बाद से मुक्कू भाई बोले तो समझ जाना किसका बात कर रहे हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज का खुद का बहुत सारा एसेट्स लाइबिलिटीज है, बोलो हाँ कि ना? इसके यहां बहुत सारे एम्प्लॉयज भी काम करते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं। एक्चुअली रिलायंस को कौन संभाल रखा है? इसका एसेट लाइबिलिटी संभाल रखा है कि आदमी लोग संभाल रखा है? एम्प्लॉय लोग नहीं संभाल रखा। तुमको क्या लगता है? राइट? अच्छा मान ले रिलायंस का सारा एसेट लाइबिलिटी ऐसे ही छोड़ दे, बस इसका जितना एम्प्लॉय है मैं निकाल लू रिलायंस से। बात पकड़ना, निकाल लिया। बताओ रिलायंस अब रिलायंस रहेगा क्या? रिलायंस अब रिलायंस रहेगा? उसका सारा एम्प्लॉय अगर निकाल लूं रिलायंस से, जो लोग रिलायंस संभाल रखे हैं, और बाकी एसेट लाइबिलिटी छोड़ दें, तो क्या रिलायंस अब रिलायंस जैसा रहेगा? हाँ कि ना? क्या लगता है तुमको? मैं इंतजार कर रहा हूं आपके रिप्लाई का। मैं बोल रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास बहुत सारा एसेट्स है ना, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बहुत कुछ है। और मैं बोल रहा हूं ये सब होने के बाद, आई नो एशिया का नंबर 1 बिजनेस है, सब कुछ समझ रहा हूं, किंतु ये रिलायंस इतना बड़ा कंपनी को संभालता कौन है? मुकेश अंबानी अकेला संभाल रहा है क्या? नहीं ना। मेन तो इसके एम्प्लॉयज है, लाखों एम्प्लॉयज है, शायद मेरे ख्याल से 5 या 10 लाख एम्प्लॉयज है इनके यहां पर। मैं बोल रहा हूं कि रिलायंस में से एक रातों रात में ये 10 लाख एम्प्लॉय निकाल लो, तो क्या रिलायंस अब रिलायंस रहेगा? बता, उस लेवल का काम हो पाएगा रिलायंस में? हाँ कि ना? ना 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 ना, ना नहीं होगा भैया काम। असली काम तो आदमी लोग संभाल के रखा है। तो कैन आई से द एम्प्लॉयज आर द रियल एसेट्स ऑफ द कंपनी? बाकी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी होगा, किंतु अगर आदमी ही नहीं होगा, एम्प्लॉय नहीं होगा, तो रिलायंस क्या कुछ कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एम्प्लॉयज आर द रियल एसेट्स ऑफ द कंपनी। डू यू अग्री और नॉट? बोलो हाँ कि ना? और अगर आप बोलते हैं एम्प्लॉयज आर द रियल एसेट्स, एसेट्स को तो बैलेंस शीट में लिखते हैं ना, तो बैलेंस शीट में जाके क्या एम्प्लॉय का भी लिखा है क्या? राम बाबू 1 करोड़ का आदमी, श्याम बाबू 2 करोड़ का आदमी, हरि बाबू 15 करोड़ का आदमी लिखता है क्या? नहीं। क्यों? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, क्योंकि मनी में मेजर नहीं कर सकते हम लोग ह्यूमन रिसोर्स को, क्योंकि मनी में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसको बुक्स में नहीं दिखाते हैं, बैलेंस शीट में नहीं दिखाते। अरे बोलना, समझ आ रहा है मेरा बात? हाँ। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है, क्लियर हुआ? जो भी चीज मनी में मेजर हो सकता है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, और जो भी चीज मनी में मेजर नहीं हो सकता है उसको हम रिकॉर्ड करके नहीं दिखाएंगे। क्लियर हो गया बात? तो मैं आपको 2 लाइन लिखा देता हूं, लिखो। दोज transactions and those transaction and events
which can be expressed in terms of money shall be recorded in the books. In other words, those transactions and events which cannot be expressed in terms of money shall not be recorded in the books. देखो तो, लिखो लिखो लिखो। मेरे साथ यही रहेगा बच्चे कि मैं जो बोलूंगा मैं पूरा लिखाऊंगा। रीजन बहुत सिंपल है, नहीं तो क्या है कि मान ले मैं बोल बोल के चला गया और मैंने कुछ नोटिंग नहीं कराया, घर में रिवीजन कैसे करोगे? 2 घंटा का क्या पूरा लेक्चर याद रखना संभव है? हमको नहीं लगता। मैं तो इतना तेज नहीं था। तुम हो सकता है कि लाइन बाय लाइन तुमको याद हो मैं जो बोल दूं, तो मुझे लगता है अगर मैं पूरा नोटिंग करा दूंगा ना तो घर में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगा। और स्पेशली एग्जाम के पहले दिन भी जब रिवीजन करोगे, ये सब लिखा हुआ रहेगा ना, तो यूं रिवीजन हो जाएगा 10-10 मिनट में सब। Those transactions and event which can be expressed in terms of money shall be recorded in the books. In other words, those transactions and events which cannot be expressed in terms of money shall not be recorded in the books. बोलो लिख लिया? आप एक चीज ध्यान दिए नहीं, मैं दिखाता हूं आपको। आप एक चीज ध्यान दिए नहीं, मैं ये जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का डेफिनेशन लिखाया था ना, कंडीशन 1 जो था वो बेसिकली सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट ही तो था। कंडीशन 2 क्या था जरा देखो तो भैया, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू। जैसे मैं बोल रहा हूं मनी वैल्यू में एक्सप्रेस होना चाहिए, मतलब मैं कौन से कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा कर रहा हूं? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मतलब सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट और मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोला हूं 2 कंडीशन में। सोच के देखो, ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रहा है तब जाके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मान रहा है। मेरा बात समझ रहा है? ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर फुलफिल ही नहीं होगा तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं बनेगा, और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही नहीं बनेगा तो वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा बुक्स में। इसीलिए अब जो मैं बोल रहा, ध्यान से सुनना, ये जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है ना, और ये जो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, इनको बोलते हैं दीज आर द 2 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हाट आर द 2 बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट? तो आंसर है एंटिटी कॉन्सेप्ट and money measurement concept are the 2 basic accounting concept. Note लिखो, note money measurement concept and separate entity concept are the 2 basic accounting concept. एक डब्बा बना के रखना, ऐसे डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा, समझा? याद रहेगा, इंपॉर्टेंट चीज है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट एंड सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, these are the 2 basic accounting concept. याद रखिएगा, these are the 2 basic accounting concept. These are the 2 basic accounting concept. बोलो यहां तक हुआ?
एक और बता देता हूं, एक और, जब इतना हुआ तो एक और कॉन्सेप्ट बनता है, ये वाला तो सुना ही होगा, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। चलो तुम लोग को जवाब देना है, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये सारा बच्चा लोग सुन के आता बचपन में, अगर थोड़ा भी अकाउंट्स किया तो डुअल एस्पेक्ट तो सुना ही होगा। डुअल एस्पेक्ट क्या बोलता है? मनशा जी बोल रहे हैं हम बोलेंगे भैया, और किसी को बोलने मत दीजिएगा आप, ठीक है, बोलिए तो। क्या प्रिंस तुम बोलना चाह रहा था ना? हाँ। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम, हाँ गुड। अब मेरा बात ध्यान सुनो। अच्छा, वो आपने डबल एंट्री सिस्टम बोला, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और डबल एंट्री सिस्टम एक नहीं है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट, वन इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट, एंड बोथ द एस्पेक्ट शैल बी रिकॉर्डेड। फिर से बोल रहा हूं, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है every transaction has two aspects, one is debit and one is credit, and both the aspects shall be recorded. डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हर एक ट्रांजैक्शन का दो एस्पेक्ट होता है, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, और हमें दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करना है। फिर एक बच्चा बोल, वो जो बच्ची बोल रही थी भाई यही तो बोल रहे थे ना डबल एंट्री सिस्टम भी तो यही। नहीं 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 नहीं, ध्यान से समझो, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं। डुअल एस्पेक्ट एक कॉन्सेप्ट है, किंतु डबल एंट्री एक सिस्टम है, नाम है डबल एंट्री सिस्टम। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच इज बेस्ड ऑन डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मतलब डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बेस बना के हमने जो अकाउंटिंग का सिस्टम डेवलप किया है ना, उस सिस्टम का नाम है डबल एंट्री सिस्टम। अच्छा 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 अच्छा, आप ये बोल रहे भैया कि डुअल एस्पेक्ट एक कॉन्सेप्ट है और डबल एंट्री सिस्टम है। हम लोग जो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बेस बना के, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बेस बना के, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट को बेस बना के हमने जो अकाउंटिंग का सिस्टम डेवलप कर रखा है ना, उसको डबल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। छोटा सा डिफरेंस है पर समझ में आ रहा है। अच्छा, डबल एंट्री सिस्टम कौन दिया था पता है? कौन सा आदमी? लूका पैसियोली, नाम सुना होगा शायद। लूका पैसियोली इन द ईयर 1494, कौन से साल में दिया था इन्होंने? 1494। ये एक मैथमेटिशियन था, एक इटली देश का, इटली का, इटली 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 नहीं थे भाई, इच्छा हुई, ठीक है, समझ गया ना, इटाली देश का आदमी था। 1494 में इसने ये डबल एंट्री सिस्टम दिया था। और ये जो लूका पैसियोली, जो आदमी का नाम बोल रहा हूं ना, ये लूका पैसियोली, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। समझ रहे हैं? मैं डबल एंट्री सिस्टम सबसे पहले इसने बात किया था, तो इसको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं। देख हम तो नहीं मानते, हम बताया पर्सनली मैं नहीं मानता। मेरे को लगता है कि डबल एंट्री सिस्टम जो है ना, इसका जो उद्गम है, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ है वो इंडिया से ही हुआ है। ये विदेशी लोग का काम नहीं है। मैं बताता हूं, अगर आप लोग कभी देखे होंगे, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है जो खाता पत्ता रखते हैं, बुक्स, देखना एक लाल रंग का बुक रखते होंगे, ऐसे मोटा, ऐसे कवर करके रस्सी से बांध के रखते होंगे, उसको बही खाता सिस्टम बोलते हैं। वहां पर डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है। और ये सिस्टम हमारे यहाँ पर ये कई कई सालों से चल रहा है भाई। ये 1494 क्या, उससे पहले से चल रहा है हमारे यहाँ सिस्टम। पर ठीक है, एग्जाम में ये सब ज्ञानबाजी मत देना कि अभिमन्यु सर बोले थे वो नहीं मानते, फालतू बात मत कर कहना। एग्जाम में पूछेगा हु इज द फादर ऑफ अकाउंटिंग, तो क्या लिख के आओगे? लूका पैसियोली। कौन से ईयर में? 1494 में। कौन सा देश का आदमी था? इटली का आदमी था। उसने क्या दिया था? डबल एंट्री सिस्टम के बारे में बताया था। ठीक है, चलो मैं लिखवा देता हूं। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट किसको बोलते हैं? तो लिखो, एवरी transaction has two aspects. One is debit and other is credit. And both the aspect shall be recorded.
बोथ द एस्पेक्ट शैल बी रिकॉर्डेड। ये ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट है। द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग which is based on dual aspect concept is known as double entry system. Double entry system. It was given by Luca Pacioli in 1494. ये इटाली का आदमी है, इसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ अकाउंटिंग। देखो जी, the system of accounting which is based on dual aspect concept is known as double entry system. It was given by Luca Pacioli in the year कौन सा 1494। और लूका पैसियोली कौन से देश का आदमी है? इटाली। और उसको हम लोग का किस नाम से फेमस है? वो फादर ऑफ अकाउंटिंग। किस नाम से फेमस है? फादर ऑफ अकाउंटिंग। बोला समझ में आया? सारे बच्चे जल्दी से रिप्लाई करो, क्या समझ में आ गया? ठीक है, आज मैं और कुछ नहीं बताना चाहता हूं, बस इतना रखना चाहता हूं। मैंने आपसे 3 या 4 क्लास मांगा, आपको आपको याद हो बेसिक के लिए। ठीक है, आज ये पहला है। अब और आप देख के बहुत सारे बच्चे गुस्सा भी हो सकते हैं मेरे से कि ये आदमी पूरा दिन पढ़ाया, पूरा 2 घंटा पढ़ा लिया, किंतु एक बार भी इसने बात ही नहीं किया कोई जर्नल एंट्री के बारे में, कुछ भी प्रैक्टिकल के बारे में। मैं करूंगा बच्चे, मेरा बात समझो। ये जो मेरा पहला 3 या 4 क्लास है ना, बेसिकली कैसा है पता है? ये आपका एक सिस्टम है। जब ऑलरेडी कुछ सॉफ्टवेयर लोड करके लाए हो क्लास 11 12 से, जब आपने सॉफ्टवेयर लोड किया ना, तो बहुत सारा ना वायरस लोड हो गया इसके साथ। तो बेसिकली मेरा 3 या 4 क्लास जो है ना, ये वो एंटीवायरस है। समझ रहे हैं मेरा बात? अभी 3-4 क्लास एंटीवायरस रन करेंगे ना, तो सारा वायरस निकल के आ जाएगा और फिर आप आगे और नया सॉफ्टवेयर लोड करने के लिए रेडी हो जाओ। तो 3-4 क्लास, बस मैं हमेशा बोलता हूं ये 3 या 4 जो बेसिक क्लास है, नहीं मेरा थोड़ा सा भारी रहता। जो बच्चा मेरे साथ ये 3 या 4 क्लास टिक गया ना, उसको आगे अकाउंट्स में क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना? वो बच्चे को कोई भी टॉपिक में आगे जाके कभी तकलीफ नहीं होगा, इसका श्योरिटी चैलेंज मैं ले लेता। बट 4 क्लास उसको मेरे साथ रहना पड़ेगा, भारी लगे हल्का लगे रहना पड़ेगा। बोलो ठीक है? तो ठीक है, मैं आज से इतना रखता हूं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगले दिन आने से पहले बस इसे रिकैप करके आना, 2 या 3 बार रीड करके आ जाना। ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।